आज हम ऐसी भाषा को सीखने जा रहे हैं जिसे हिमालयी क्षेत्रों के लोग छ्वस या छुए सीखना कहते हैं। वैसे छुए का अर्थ धर्म होता है, लेकिन यहाँ पर छुए से तात्पर्य बोटी भाषा से है, क्योंकि इस भाषा के माध्यम से हम धर्म, दर्शन तथा नैतिक जीवन जीने की कलाओं को सीखते हैं। ये इसलिए भी है कि इस भाषा के माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध के महान कल्याणकारी उपदेशों को जीवंत रूप में रसास्वादन कर सकते हैं तथा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के सुविख्यात विद्वान आचार्य नागार्जुन, शांतिदेव, आचार्य चंद्रकीर्ति इत्यादि महान दार्शनिकों के द्वारा रचित जीवन दर्शन तथा जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले तथा उनके गूढ़ तत्वों को प्रदर्शित करने वाले ऐसे ग्रंथों को हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसलिए हिमालयी क्षेत्रों के लोग बोटी भाषा को बहुत ही आदर के साथ अध्ययन अध्यापन करते हैं। बोटी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसमें 30 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं। इन स्वर और व्यंजनों को अच्छी तरह पहचानने के लिए अधिक से अधिक बार जोर जोर से इनका उच्चारण करते रहें, जब तक कि आपको ये पूरी तरह से याद ना हो जाए। बोटी भाषा को जोर से उच्चारण करते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वर्णों के 8 उच्चारण स्थानों का अच्छी तरह प्रयोग होता है। ऐसे करने से उच्चारण में शुद्धता आती है। आइए सबसे पहले हम इन 30 व्यंजनों को उच्चारण के माध्यम से पहचानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 4 स्वरों का उच्चारण करेंगे। का, खा, गा, ङा, चा, छा, जा, ञा, ता, था, दा, ना, पा, फा, बा, मा, चा, छा, जा, वा, शा, सा, आ, या, रा, ला, शा, सा, हा, आ, गीगू, शाप्क्यू, डेंगबू, नारो, आ गीगू ई, आ शाप्क्यू ऊ, आ डेंगबू ए, आ नारो ओ। आप सबको नमो बुद्धाय, प्रणाम। मुझे आशा है कि पिछले सप्ताह आपने व्यंजन और स्वरों का अच्छी तरह से उच्चारण किया होगा। आज हम सबसे पहले इनका दोबारा से जल्दी जल्दी उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं। का, खा, गा, ङा, चा, छा, जा, ञा, ता, था, दा, ना, पा, फा, बा, मा, चा, छा, जा, वा, शा, सा, हा, या, रा, ला, शा, सा, हा, आ। गीगू, शाप्क्यू, डेंगबू, नारो, आ गीगू ई, आ शाप्क्यू ऊ, आ डेंगबू ए, आ नारो ओ। अब जितनी जल्दी हो सके इन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए इन्हें पहचानने का प्रयास करें। का, जा, शा, चा, फा, ला, दा, जा, का, आ, मा, ता, छा, सा, ङा, वा, बा, रा, आ, जा, ञा, छा, था, पा, खा, या, ना, चा, शा, हा। अब व्यंजनों को स्वर के साथ मिलाकर उच्चारण करें। का गीगू की, का शाप्क्यू कू, का डेंगबू के, का नारो को, खा गीगू खी, खा शाप्क्यू खू, खा डेंगबू खे, खा नारो खो, गा गीगू गी, गा शाप्क्यू गू, गा डेंगबू गे, गा नारो गो, ङा गीगू ङी, ङा शाप्क्यू ङू, ङा डेंगबू ङे, ङा नारो ङो, चा गीगू ची, चा शाप्क्यू चू, चा डेंगबू चे, चा नारो चो, छा गीगू छी, छा शाप्क्यू छू, छा डेंगबू छे, छा नारो छो, जा गीगू जी, जा शाप्क्यू जू, जा डेंगबू जे, जा नारो जो, ञा गीगू नी, ञा शाप्क्यू न्यू, ञा डेंगबू ञे, ञा नारो न्यो, ता गीगू ती, ता शाप्क्यू तू, ता डेंगबू ते,
ता नारो तो, था गीगू थी, था शब्क्यू थू, था डिंगबू थे, था नारो थो, धा गीगू दी, धा शब्क्यू धू, धा डिंगबू दे, धा नारो दो, ना गीगू नी, ना शब्क्यू नू, ना डिंगबू ने, ना नारो नो, पा गीगू पी, पा शब्क्यू पू, पा डिंगबू पे, पा नारो पो, फा गीगू फी, फा शब्क्यू फू, फा डिंगबू फे, फा नारो फो, भा गीगू बी, भा शब्क्यू भू, भा डिंगबू बे, भा नारो बो, मा गीगू मी, मा शब्क्यू मू, मा डिंगबू में, मा नारो मो, चा गीगू ची, चा शब्क्यू चू, चा डिंगबू चे, चा नारो चो, छा गीगू छी, छा शब्क्यू छू, छा डिंगबू छे, छा नारो छो, जा गीगू जी, जा शब्क्यू जू, जा डिंगबू जे, जा नारो जो, वा गीगू वी, वा शब्क्यू वू, वा डिंगबू वे, वा नारो वो, शा गीगू शी, शा शब्क्यू शू, शा डिंगबू शे, शा नारो शो, सा गीगू जी, सा शब्क्यू जू, सा डिंगबू जे, सा नारो जो, हा गीगू ही, हा शब्क्यू हू, हा डिंगबू हे, हा नारो हो, या गीगू यी, या शब्क्यू यू, या डिंगबू ये, या नारो यो, रा गीगू री, रा शब्क्यू रू, रा डिंगबू रे, रा नारो रो, ला गीगू ली, ला शब्क्यू लू, ला डिंगबू ले, ला नारो लो, शा गीगू शी, शा शब्क्यू शू, शा डिंगबू शे, शा नारो शो, सा गीगू सी, सा शब्क्यू सू, सा डिंगबू से, सा नारो सो, हा गीगू ही, हा शब्क्यू हू, हा डिंगबू हे, हा नारो हो, आ गीगू ई, आ शब्क्यू ऊ, आ डिंगबू ए, आ नारो ओ। हिंदी भाषा में 4 अधस्थ अक्षर होते हैं। अधस्थ का अर्थ अधः मेनी नीचे और स्थ मेनी स्थित रहने वाला, अर्थात व्यंजनों के पैरों में लगने वाला या बैठने वाला। ये 4 अक्षर हैं यातक, रातक, लातक और वातक। आज हम यहाँ पर सबसे पहले यातक को सीखते हैं। यातक 2 शब्दों से बना है, या और तक। यहाँ पर या वही है जिसे हमने व्यंजन में सीखा था और तक का अर्थ लगाना है, अर्थात या को लगाना या बैठाना। अब सवाल उठता है कि या को कहाँ लगाना है। या को 7 व्यंजनों में लगाना है। वे हैं का, खा, गा, पा, फा, बा, मा। जब इनमें या अक्षर जुट जाता है तो इन्हें यह अधस्थ 7 अक्षर कहते हैं। वैसे तो व्यंजन या ऐसा दिखता है, लेकिन जब ये व्यंजनों के साथ जुट जाता है तो इसका प्रतीकात्मक रूप इस तरह परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इन 7 व्यंजनों के साथ जब या जुट जाता है तब उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है तथा उनसे निर्मित शब्दों के उच्चारण और अर्थ क्या क्या हैं। काय तक क्या, खाय तक ख्या, गाय तक ग्या, पाय तक चा, फाय तक छा, बाय तक जा, माय तक न्या। काय तक क्या, काय तक क्या ला क्यल का, क्यल का मीनी हंसी मजाक। खाय तक ख्या, खाय तक ख्या दा खेद, छनारो छो सा छे, खेछे, खेछे मीनी विशेषण। गाय तक ग्या, गाय तक ग्या, ज्ञानारो ग्योना ग्योन पा मीनी पहनना। पाय तक चा, दहो पाय तक चा दा चत पा, चेपा मीनी परीक्षण करना। फाय तक छा, फाय तक छागा छक, हाओ छाला छल, छक से मीनी प्रणाम नमस्कार करना। बाय तक जा, बाय तक जांगा जंग, छशप छू छुबा छुप, चांगछुप मीनी बोधि ज्ञान की प्राप्ति। माय तक न्या, माय तक न्या, गाना ngन न्यांगन मीनी शोक दुख प्रकट करना। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज हम रातक वर्णों का उच्चारण सीखते हैं। रातक अर्थात व्यंजन वर्णों के नीचे रा का संयोग होना। बोटी भाषा में 13 व्यंजन वर्णों में रातक लगता है। वे हैं का, खा, गा, ता, था, दा, पा, फा, बा, मा, शा, सा और हा। जब इनमें रा अक्षर जुट जाता है तो इन्हें र अधस्थ 13 अक्षर कहते हैं। वैसे तो व्यंजन रा ऐसा दिखता है, लेकिन जब ये दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त हो जाता है तो इसका प्रतीकात्मक रूप इस तरह परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम रातक वर्णों का उच्चारण करते हैं तथा उनसे निर्मित शब्दों के अर्थ को जानते हैं। का रटक टा,
खा रटक ठा, घा रटक ढा, ता रटक टा, था रटक ठा, धा रटक ढा, पा रटक टा, फा रटक ठा, भा रटक ढा, मा रटक मा, शा रटक शा, सा रटक सा, हा रटक शा। करटक टा, बहु करटक टा, शगी उशी सी टशी, टशी मेनी मंगल। खरटक ठा, खरटक ठगी उठी मासा ठिम, ठिम मेनी नियम। घरटक ढा, घरटक ढागा सा ढक पा, ढकपा, ढकपा मेनी प्रसिद्धि। तरटक टा, पा, तरटक टा, पाटा, पाटा मेनी विचित्र चित्र, एक विशेष प्रकार का चित्रकला। थरटक ठा, थरटक ठगीगु ठीगा ठिक, थरटक ठागा ठक, ठिक ठक, ठीक ठाक मेनी पदचाप, चलने की आवाज़। धरटक डा, धरटक ढांगा ढंग, पनारो पो, ढंगपो, ढंगपो मेनी ईमानदार। परटक टा, तहो परटक टाला टलवा, टलवा, टलवा मेनी माथा। फरटक ठा, फरटक ठा, ठरिम्बो ठेंगा ठेंगवा, ठेंगवा, ठेंगवा मेनी माला। भरटक ढा, भरटक ढा, डरेम्बो ढेला ढेलवा, ढेलवा, ढेलवा मेनी व्यस्त। मरटक म्रा, आ, मरटक म्रा, आम्रा, आम्रा मेनी आम। शरटक श्रा, शरटक श्रा, श्रागीगु श्री, श्री मेनी श्री, हम जो श्रीमान बोलते हैं वही श्री है। सरटक सा, सरटक सगीगु सीधा, सीतपा, सीतपा, सीतपा मेनी संसार। हरटक शा, हरटक शगीगु शीला, शिल्पो, शिल्पो मेनी संपूर्ण, पूरा। रातक वर्णों की संख्या 11, 12 और 14 भी गिने जाते हैं। इनकी संख्या में अंतर इनके लोक प्रचलन में बहुलता और अल्पता के आधार पर है, इसलिए इनकी संख्या में असमानता से आगे बोडी भाषा सीखने में विशेष कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी तरह रातक वर्णों का उच्चारण करते समय माराटक मा और माराटक मरा, इसी तरह शरटक शा और शरटक श्रा, इसी तरह हरटक शा और हरटक हरा, दोनों ही प्रकार के उच्चारण किए जाते हैं और दोनों ही उच्चारण सही हैं। बोडी भाषा में एक मजबूत आधार बनाने के लिए इनका उच्चारण और अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है तथा समय समय पर पहले के अध्यायों का पुनरावलोकन करते रहें। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। मुझे आशा है कि आप लोग बोडी भाषा का अच्छी तरह अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लातक वर्णों का उच्चारण सीखेंगे। लातक अर्थात व्यंजन वर्णों के नीचे ला वर्ण का संयोग होना। बोडी भाषा में 6 व्यंजनों में लातक लगता है, वे हैं का, गा, बा, सा, रा और सा। जब इनमें ला अक्षर जुड़ जाता है तो इन्हें ल अधस 6 अक्षर कहते हैं। ला अक्षर जब दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त हो जाता है तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब हम लातक वर्णों का उच्चारण तथा इनसे निर्मित शब्दों के अर्थ को जानते हैं। का लातक ला, घा लातक ला, बा लातक ला, सा लातक दा, रा लातक ला, सा लातक ला। यहाँ पर इन 6 लातक वर्णों में सा लातक दा को छोड़कर बाकी सभी का उच्चारण ला ही रहेगा। काला तक ला, काला तक ला दा लेत, कानारो कोरा कोर लेकोर, लेकोर में नहीं शून्य। घला तक ला, घला तक ला, लानारो लोगा लोग, लोग में नहीं बिजली। बाला तक ला, बाला तक ला, माँ लामा, लामा में नहीं गुरु। साला तक दा, साला तक दा वा, धावा, धावा में नहीं चंद्रमा। राला तक ला, राला तक ला, लानारो लोना लोनपा, लोनपा, लोनपा में नहीं गीला। साला तक ला, साला तक ला, ङा, लांगा, लांगा में नहीं कड़ाही। इसके बाद अब हम वातक वर्णों का भी उच्चारण करेंगे। वातक अर्थात व्यंजन वर्णों के नीचे वाह वर्ण का संयोग होना। बोडी भाषा में 12 व्यंजन वर्णों में वातक लगता है। वे हैं का, खा, ञा, दा, चा, छा, शा, सा, रा, ला, शा और हा। जब इनमें वाह अक्षर जुड़ जाता है तो इन्हें व अधस्थ 12 अक्षर कहते हैं। वैसे तो व्यंजन व ऐसा दिखता है, लेकिन जब यह अन्य व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो इसका प्रतीकात्मक रूप इस तरह परिवर्तित हो जाता है। वातक को वाजुर भी कहते हैं, इसलिए जब इनका उच्चारण किया जाता है तो का वाजुर का ऐसे उच्चारण करते हैं। का वाजुर का, खा वाजुर खा, ञा वाजुर ञा, दा वाजुर धा, चा वाजुर चा, छा वाजुर छा, शा वाजुर शा, सा वाजुर सा,
रा वाजुर रा, ला वाजुर ला, शा वाजुर शा, हा वाजुर हा। वातक वर्णों का उच्चारण करते समय व्यंजन वर्णों में लगे वा का कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, अर्थात व्यंजन वर्णों में वा अक्षर जुड़ जाने पर भी उसका उच्चारण उसके मूल व्यंजन जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए का वर्ण में वा जुड़ने पर उसका उच्चारण का ही होगा, जैसे का वाजुर का, खा वाजुर खा इत्यादि। यहाँ मैंने वातक वर्णों से निर्मित शब्दों को नहीं कहा है, वो इसलिए क्योंकि इनसे निर्मित शब्द बहुत कम हैं तथा उनकी उपयोगिता भी नगण्य है। वातक वर्णों की संख्या 13, 15 और 16 भी गिने जाते हैं। इनकी संख्या में विषमता होने से बोटी भाषा सीखने में विशेष कोई अंतर नहीं पड़ता है। इन वातक वर्णों के साथ 4 अदस संयुक्त अक्षरों का अध्याय समाप्त हो जाता है। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। पिछले हफ्तों के दौरान हमने 4 अदस्थ अक्षरों का उच्चारण तथा उनसे निर्मित शब्दों को सीखा है। अब हम 3 ऊर्ध्वस्थ अक्षरों को सीखते हैं। यहाँ ऊर्ध्व मैनी ऊपर और स्थ मैनी रहने वाला, अर्थात व्यंजन वर्णों के ऊपर रहने वाला। ये 3 अक्षर हैं रागो, लागो और सागो। आज हम यहाँ पर सबसे पहले रागो वर्णों को सीखते हैं। रागो 2 शब्दों से बना है, रा और गो। यहाँ पर रा वही है जिसे हमने व्यंजन में सीखा था और गो का अर्थ सिर है, अर्थात सिर पर रा अक्षर वाला। रा अक्षर 12 व्यंजनों में लगता है। वे हैं का, गा, ङा, जा, ञा, ता, दा, ना, बा, मा, चा और जा। जब इनमें रा अक्षर जुट जाता है तो इन्हें र ऊर्ध्वस्थ 12 अक्षर कहते हैं। वैसे तो व्यंजन रा ऐसा दिखता है, लेकिन जब यह अन्य व्यंजन के साथ जुट जाता है तो इसका प्रतीकात्मक रूप इस तरह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात रा को आधा लिखा जाता है, लेकिन व्यंजन न्याय के साथ पूरा लिखते हैं। आइए अब हम रागो वर्णों का उच्चारण तथा उनसे निर्मित शब्दों को सीखते हैं। रा कातक का, रा घातक गा, रा ङातक ङा, रा जातक जा, रा न्यातक न्या, रा तातक ता, रा धातक धा, रा नातक ना, रा बातक बा, रा मातक मा, रा चातक चा, रा जातक जा। रकतक का, रकतक कांगा कंग, लागा लक, कंग लक, कंगला मैंने हाथ पैर, कंग मैंने पैर को बोलते हैं और लाग मैंने हाथ को, कांगपा और लागपा ऐसे बोलते हैं। रगतक गा, रगतक गाना गेन, खनारो खोगा खो, गेंगखोक, गेंगखोक मैंने वृद्ध व्यक्ति। रंगतक ङा, रंगतक ङाना ngन पा, गेंपा, गेंपा मैंने उपहार, पेंट। रजतक जा, रजतक जरेमो जेना जेन पा, जेनपा जेनपा मैंने कच्चा। रन्यतक न्या, रन्यतक न्या न्यागी उ नींगा नींगपा, नींगपा नींगपा मैंने पुराना। रततक ता, रततक तागा तकपा, तकपा तकपा मैंने नित्य, जो हमेशा रहने वाला। रततक दा, रततक दाबा दप्पा, दप्पा दप्पा मैंने आघात करना, चोट पहुंचाना। रनतक ना, रनतक नामा नम्पा, नम्पा मैंने रूप। रबतक बा, रबतक बा, रलतक लाबासा लब, बालब, बालब मैंने लहर। रमतक मा, रमतक मा, बयतक जा, माजा, माजा मैंने मोर। रजतक चा, रजतक चा वा, चावा, चावा मैंने जड़। रजतक जा, रजतक जा मा, झामा, झामा मैंने गड़ा। इन रातक वर्णों के उच्चारण में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन भाषाविद इनके उच्चारणों में यत्र तत्र अंतर होने की वकालत करते हैं। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम ऊर्ध्वस्थ अक्षरों के क्रम में दूसरा संयुक्त अक्षर लागो वर्णों को सीखते हैं। लागो 2 शब्दों से बना है, ला और गो। यहाँ पर ला वही है जिसे हमने व्यंजन में सीखा था और गो का अर्थ सिर है, अर्थात सिर पर ला अक्षर वाला। ला अक्षर 10 व्यंजनों में लगता है। वे हैं का, गा, ङा, चा, जा, ता, दा, पा, बा, हा। जब इनमें ला अक्षर जुट जाता है तो इन्हें ल ऊर्ध्वस्थ 10 अक्षर कहते हैं। ला अक्षर का स्वरूप नहीं बदलता है। आइए अब हम लागो वर्णों का उच्चारण तथा उनसे निर्मित शब्दों को सीखते हैं। लाकतक का, लागतक गा, लांगातक ङा, लाचतक चा, लाजातक जा, लातातक ता, लादातक दा, लापातक पा, लाबातक भा, लाहतक ला, लाकतक का,
लाकता का शब्द क्यों कु गा सा कुकपा, कुकपा मीनी गूंगा। लागता गा सडेम्बो सेरा सेर खासेर, खासेर मीनी हल्दी। लांगाता nga बहुत चा शब्द क्यों चू, ngapchu, ngapchu मीनी 50। लाचा तक चा गा सा चक, काय तक क्या शब्द क्यों क्यू, चाक्यू मीनी अंकुशी। लाचा तक जांगा जंग खा शब्द क्यों खू, जंखू मीनी हरा। लाता तक ता दा तेत मानारो मो, तेमो मीनी प्रदर्शन, तमाशा। लाता तक दा ना देन पा मीनी युक्त, निहित। लापा तक पा गा सा पग मीनी चमड़ा। लाबा तक बा वा बावा मीनी गलगंड। लहा तक ला ना लन चगी उचिगा चिक लहनचिक मीनी एक साथ। यहाँ लागू वर्णों में लहा तक ला को छोड़कर अन्य संयुक्त अक्षरों के उच्चारण में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, अर्थात का अक्षर के ऊपर ला लगने पर भी उसका उच्चारण का ही होगा, ला का तक का इत्यादि। यह भाषा की स्वाभाविकता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि फिर क्यों इस तरह का इत्यादि के ऊपर ला को संयोग किया गया है। तो इसका उत्तर यह है कि बोडी भाषा में जो हम बोलते हैं उसे वैसे ही नहीं लिखा जाता है, अर्थात हम जिस शब्द का उच्चारण करते हैं उसे वैसा ही नहीं लिखा जाता है। शब्द के उच्चारण और उसके लेखन में अंतर है। यह भी कह सकते हैं कि बोडी भाषा के कई शब्दों का उनके अक्षर विन्यास अर्थात उनके स्पेलिंग के अनुसार उच्चारण नहीं होते हैं। इसलिए अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी और शब्दार्थ भिन्न होते हुए भी उनका उच्चारण एक समान है। इसलिए बोडी भाषा में संयुक्त अक्षरों का प्रयोजन भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों की वर्तनी को पहचानने के लिए है। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज हम सा ऊर्ध्वस अक्षरों को सीखते हैं। सा को दो शब्दों से बना है, सा और गो। यहाँ पर सा वही है जिसे हमने व्यंजन में सीखा था और गो का अर्थ सिर है, अर्थात सिर पर सा अक्षर वाला। सा अक्षर 11 व्यंजनों में लगता है। वे हैं का, गा, ङा, ञा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और सा। जब इनमें सा अक्षर जुड़ जाता है तो इन्हें सा ऊर्ध्वस्त 11 अक्षर कहते हैं। सा अक्षर का स्वरूप नहीं बदलता है। आइए अब हम सागो वर्णों का उच्चारण तथा उनसे निर्मित शब्दों को सीखते हैं। सा का तक का, सा गा तक गा, संगा तक ङा, सान्या तक न्या, सा तक ता, सा दा तक दा, साना तक ना, सा पा तक पा, सा बा तक बा, सामा तक मा, सा चा तक चा, सा का तक काला कल बहुत संग कलसंग मीनी सौभाग्य। सा का तक गा गानारो गोम मीनी ध्यान, मन को एकाग्र करना। संग तक ङा दर डानारो डो गाडो मीनी प्रातःकाल सुबह। संय तक न्या न्यागिगु निंगा निंग राजा तक जा जाडिमो जे निंगजे मीनी करुणा। सत तक ता तानारो तोनपा मीनी शास्ता। सत तक दा दागिगु दिगा दिक्पा मीनी पाप। सन तक ना छानारो छोगा सा छोक नाचोक मीनी विभिन्न अनेक प्रकार के। सप तक पा पानारो पोंगवा मीनी त्याग करना छोड़ना। सब तक बाला बेलपा मीनी मेंढक। समा तक मा मानारो मोना मोन लामा मोल्लम मीनी प्रार्थना। सच तक चा चनारो चोलवा मीनी प्रदान करना देना। इन संयुक्त अक्षरों के उच्चारण में विशेष कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात का अक्षर के ऊपर सा लगने पर भी उसका उच्चारण का ही होगा, सा का तक का इत्यादि। इसी के साथ संयुक्त अक्षरों का उच्चारण यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप इन संयुक्त अक्षरों का उच्चारण अधिक से अधिक बार करते हुए इन्हें पहचानने का प्रयास करते रहें। आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज हम सा ऊर्ध्वस अक्षरों को सीखते हैं। सा को दो शब्दों से बना है, सा और गो। यहाँ पर सा वही है जिसे हमने व्यंजन में सीखा था और गो का अर्थ सिर है, अर्थात सिर पर सा अक्षर वाला। सा अक्षर 11 व्यंजनों में लगता है। वे हैं का, गा, ङा, ञा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और सा। जब इनमें सा अक्षर जुड़ जाता है तो इन्हें सा ऊर्ध्वस्त 11 अक्षर कहते हैं। सा अक्षर का स्वरूप नहीं बदलता है।
आइए अब हम सागो वर्णों का उच्चारण तथा उनसे निर्मित शब्दों को सीखते हैं। साकाता का, सागाता गा, सांगाता ङा, सान्याता ञा, साताता ता, सादाता दा, सानाता ना, सापाता पा, साबाता बा, सामाता मा, साचाता चा, साकाता का, साकाता काला कल बहुसंग असंग कलसंग, कलसंग मीनी सौभाग्य, सागाता गा, सागाता गा गानारो गोमा गोम, गोम मीनी ध्यान, मन को एकाग्र करना, संगता ङा, संगता ङा दरड डानारो डो ङाडो, ङाडो मीनी प्रातःकाल सुबह, संयता ञा, संयता ञा ञागिगु ञिंगा ञिंग, राजदक जा जाडिमोजे ञिंगजे, ञिंगजे मीनी करुणा, सततक ता, सततक ता तनारो तोना तोनपा, तोनपा मीनी शास्ता, सततक दा, सततक दा दागिगु दिगा दिक्पा, दिक्पा दिक्पा मीनी पाप, सनतक ना, सनतक ना छानारो छोगा सा छोक, नाचोक, नाचोक मीनी विभिन्न अनेक प्रकार के, सपतक पा पनारो पोंगा पोंगवा, पोंगवा पोंगवा मीनी त्याग करना, छोड़ना, सबतक बाला बेलपा, बेलपा बेलपा मीनी मेंढक, समतक मा मनारो मोना मोन लामा लम, मोल्लम, मोल्लम मीनी प्रार्थना, सचतक चा चनारो चोला चोलवा, चोलवा चोलवा मीनी प्रदान करना, देना। इन संयुक्त अक्षरों के उच्चारण में विशेष कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात का अक्षर के ऊपर सा लगने पर भी उसका उच्चारण का ही होगा, सकतक का इत्यादि। इसी के साथ संयुक्त अक्षरों का उच्चारण यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप इन संयुक्त अक्षरों का उच्चारण अधिक से अधिक बार करते हुए इन्हें पहचानने का प्रयास करते रहें। दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी विशेषता होती है। भाषा अन्य संस्कृतियों को जानने, लोगों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मानव सभ्यताओं के बीच की खाई को दूर करने में मदद करती है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करती है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो लोग 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, उनकी सोचने की क्षमता तथा मल्टीटास्किंग मेमोरी बहुत अधिक होती है। एक नई भाषा को सीखने का अर्थ है एक नई खिड़की को खोलना। आज दुनिया भर में लगभग 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जर्मनी के एक महान विद्वान गोएथे ने कहा है, ही हु नोस नो फॉरेन लैंग्वेजेस नोस नथिंग ऑफ हिज ओन, अर्थात जो लोग विदेशी भाषा नहीं जानते हैं वे अपनी भाषा भी नहीं जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग विदेशी भाषा या अन्य भाषाओं से संपर्क में नहीं आए हैं या नहीं जानते हैं, तो उनको जो है अन्य भाषाओं के साथ अपनी जो मातृभाषा है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसे ना होने से वे जो है अपनी भाषाओं की जो विशेषता है, जो गुण हैं या जो भाषाओं के जो दोष हैं उसको नहीं जान पाते हैं। उसको नहीं जानने से उनमें एक नई प्रकार की नई विचार भाषा को लेकर, क्योंकि भाषा तो निरंतर जो है बदलती रहती है, तो उसमें जो है वो एक योगदान नहीं दे सकते हैं, या एक जो नई भाषा है या नई शब्दावली जो आते हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनका कहना ये है। इसी तरह ऑस्ट्रिया के एक महान दार्शनिक विटगेनस्टाइन ने कहा है, द लिमिट्स ऑफ योर लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ योर वर्ल्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा के अभाव में हमारी दुनिया एक सीमित दायरे तक सिमट कर रह जाती है। किसी भी भाषा को सीखने का उद्देश्य उसमें पारंगत होना मात्र नहीं है। भाषा तो एक साधन है, उसका साध्य तो उसमें निहित ज्ञान, विज्ञान तथा जीवन को सार्थक बनाने के सिद्धांतों को सीखना है। प्राचीन भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें पाली और संस्कृत मुख्य थे। इन भाषाओं के माध्यम से 5 महाविद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म, शब्द, हेतु तथा 5 लघु विद्या, काव्य, अभिधान, छंद, नाटक, गणना इत्यादि का अध्ययन अध्यापन होता था तथा इनमें जो पारंगत होते थे उन्हें महाविद्वान की उपाधि दी जाती थी। भारत में लगभग 5वीं शताब्दी से ही दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी इत्यादि में इन विद्याओं का अध्ययन होता था। बिहार के राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां पर अध्ययन अध्यापन के साथ साथ गुरु एवं शिष्यों को भोजन और रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पर देश विदेश के 10,000 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे तथा उनको पढ़ाने के लिए 1500 से भी अधिक शिक्षक होते थे, जिनमें आचार्य नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकीर्ति इत्यादि महान दार्शनिक थे।
यहाँ पर 9 मंजिलों वाला एक विशाल पुस्तकालय था, जो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक ग्रंथों का अनुपम संग्रह था। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 वर्षों तक फला फूला, लेकिन आक्रांताओं के हमले से ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। कहा जाता है कि तब नालंदा के पुस्तकालय में रखे गए हजारों की संख्याओं में पांडुलिपियाँ, दार्शनिक ग्रंथ, संस्मरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए, और इसके आग को बुझाने में लगभग 6 महीने का समय लगा। लेकिन हम भारतीयों के लिए परम सौभाग्य की बात रही कि ज्ञान भंडार से परिपूर्ण इन ग्रंथों का अनुवाद तिब्बत देश में 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, और 12वीं शताब्दी के अंत तक हजारों ग्रंथों का अनुवाद हो चुका था, जो आज कांग्युर बुद्ध वचन तथा तंग्युर भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों के अनुवाद के रूप में सुरक्षित है। भारत के आचार्य शांत रक्षित ने तिब्बत के राजा ठिसुंग डेजिन को इन ग्रंथों का संस्कृत से तिब्बती में अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया था। इस तरह भारत के प्राचीन समृद्ध ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त होने से बच गया। इन ग्रंथों का अनुवाद चीन, जापान, कोरिया इत्यादि भाषाओं में भी हुआ है, लेकिन भाषा, शब्दावली और अर्थ की दृष्टि से तिब्बती अनुवाद को सबसे सटीक अनुवाद माना जाता है। मन और भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले भारत की इस अप्रतिम और समृद्ध ज्ञान परंपरा का आज संपूर्ण मानव जाति को अत्यंत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली इतिहास, उसके वैभव, उसके ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है, और इस पुरातन विद्या को स्थापित करने के लिए हमें बोडी भाषा जानना, सीखना अत्यंत ज़रूरी है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा सोंगज़े गाम्बो को तिब्बत में लिपि ना होने के कारण उन्हें अन्य देशों के राजाओं के साथ पत्राचार करने में कठिनाई हुई। तब उन्होंने 16 मेधावी नवयुवकों को भारत में भेजा, जिनमें एक मंत्री के बेटे थुम्मी थे। थुम्मी ने 13 वर्षों तक भारत में रहकर आचार्य विद्यादेव सिंह से लिपि और व्याकरण सीखा, और जब वे यहाँ से लौटकर तिब्बत गए तो वहाँ पर उन्होंने भारत के ब्राह्मी लिपि को आधार कर तिब्बती लिपि और व्याकरण का उन्होंने निर्माण किया। यदि हम हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो कई जगह बोडी भाषा में ही संवाद होता है, तो कहीं पर 40 से 60% तक बोडी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। यदि हिमालय क्षेत्रों से बोडी भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है तो कंग्युर और तंग्युर में निहित अकूट ज्ञान संपदा पूरी तरह से भारत से विलुप्त हो जाएगा। इस ज्ञान परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए हिमालय क्षेत्रों के लोग बोडी भाषा को सीखते हैं, सिखाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह हिमालय क्षेत्रों के लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दे रहे हैं।